दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल। दोस्तों आनन फानन में पाकिस्तानी वायुसेना पहुंची बॉर्डर के नजदीक, राजस्थान बॉर्डर के पास करने लगे गश्त। जी हां दोस्तों, डर का है माहौल। बताएंगे कभी भी पाकिस्तान को हमले का सता रहा है डर। दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो गई है खराब। बताएंगे ब्रिटेन ने क्या एडवाइजरी जारी की है भारत पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर। पूरी दुनिया की दिल्ली धमाके पर है नजर। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको लाल किले के पास हुए इस धमाके के बाद आरएसएस मुख्यालय, एनएसए अजीत डोभाल और हिंदू एकता यात्रा तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे इसके तार कहां से जुड़ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा तक से कनेक्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्या कहीं जैश से तो नहीं जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार। सुबह ही फरीदाबाद से मिला था 2900 किलोग्राम बम बनाने वाला केमिकल। इसकी कड़ी जोड़कर भी आपको समझाएंगे दोस्तों क्या हो सकता है इसके पीछे का असली मकसद। दोस्तों वहीं धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया अमित शाह से बात। अब भारत की तरफ से दोस्तों आगे क्या एक्शन लिया जाएगा वो भी आपको बताएंगे। लगे हाथों जानकारी देंगे कि दिल्ली धमाके पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। दोस्तों वो वहां पर क्या लिख रही है वो जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ऐसे क्षण में। वहीं पाकिस्तान को बड़ा झटका, टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों पर कर दिया कब्जा। वहीं बिहार में हो रहे हैं आज अंतिम चरण के मतदान। क्या है वहां से जुड़ी खबरें सारी एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जिसने भी दिल्ली में ये नापाक हरकत की है उसका पता जल्द से जल्द भारतीय सेना लगाएगी और इन जानों के बदले में दुगने जान लिए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की, जहां दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान ने घबराहट में राजस्थान से लगी सीमा पर वायुसेना की पेट्रोलिंग शुरू करा दी है। उसकी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक इमरजेंसी बैठक भी की। जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एनएसए और डीजीआईएसआई के साथ देर रात तक बैठकें करते रहे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत में ब्लास्ट के बाद यानी लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ है दोस्तों, उसके बाद कहीं भारत उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर न अटैक कर दे। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों में खलबली मच गई। आनन फानन में बहुत बड़ी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और उसके बाद सीमा पर गश्ती शुरू कर दी गई। दोस्तों आज वो सिचुएशन है पाकिस्तान का कि शहबाज शरीफ के पैर हिलते कांपते नजर आ रहे हैं और आसिम मुनीर की भी हालत पतली हो गई है दोस्तों। लेकिन वहीं आपको बता दें ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय यानी एफसीडीओ ने धमाके के बाद भारत के कुछ इलाकों में यात्रा न करने की भी एडवाइजरी जारी कर दी। ब्रिटिश सरकार ने कह दिया है कि उसके नागरिक भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर जम्मू कश्मीर और मणिपुर राज्य में यात्रा न करे। जी हां, कल दिल्ली में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन घटना के 3 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 8 मौतें हुई हैं। इसके बाद अस्पताल से जारी सूची में 9 मौतों की जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिकी दूतावास से लेकर फ्रांस तक ने भी चेतावनी जारी कर दी। अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कह दिया कि वे लाल किले के आसपास और पर्यटकों की भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचे और हर समय सतर्क रहें। मिस्र और ईरान तक ने घायलों के लिए संवेदना जारी कर दी। ईरान के दूतावास ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट पर शोक जाहिर किया। घायल हुए भारतीय नागरिकों के प्रति और मारे गए नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि हम भारत सरकार और भारतीय जनता के साथ इस दुखी की घड़ी में साथ खड़े हैं। अगर दिल्ली पुलिस के शुरुआती बयानों की बात करें दोस्तों, तो सूत्रों के मुताबिक यह आतंकी हमला हो सकता है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। बताया कि कार ब्लास्ट की प्रारंभिक जांच में इसे एक आतंकी हमला माना जा रहा है। ये हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव फरीदाबाद में सोमवार दोपहर पकड़े गए एक मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। इसमें विस्फोटक पदार्थों और रासायनिक तत्वों का मिश्रण इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल से पूछताछ कर रही है। माना यह जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये धमाका जल्दबाजी में अंजाम दिया गया हो। आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह जी को भी सामने आकर बयान जारी करना पड़ा। दोस्तों उन्होंने बताया कि एक Hyundai की i20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दोस्तों पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। सलमान ने इसे पुलवामा के तारीख को बेची थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि ब्लास्ट फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। ये धमाका इतना ज्यादा तेज था कि आसपास की कई गाड़ियों के पड़खच्चे उड़ गए। धमाके के बाद
घायलों को नजदीकी अस्पताल में लाया गया। अभी तक इस धमाके में अगर करंट की बात करें दोस्तों अभी की, तो अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। जी हाँ, लेकिन जब अमित शाह जी ने बयान दिया था उस समय 9 की मौत की खबर की पुष्टि की गई थी, लेकिन अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। वहीं जानकारी में यह भी सामने आया है कि धमाके वाली कार को कई बार खरीदा और बेचा गया है, जिसमें फर्जी कागजों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि दोस्तों जम्मू कश्मीर में मिली बरामदगी और दिल्ली धमाके के समय की नजदीकी ने एजेंसियों की नींदें उड़ा दी है। जम्मू में गिरफ्तार आरोपी जैश ए मोहम्मद के सक्रिय स्लीपर सेल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि ये नेटवर्क शिक्षण संस्थानों और सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को प्रभावित कर रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि बरामद केमिकल का कुछ हिस्सा दिल्ली तक पहुंचा था और वही किसी स्थानीय मॉड्यूल के जरिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियों ने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया है दोस्तों। यानी कि कहीं ना कहीं इसके तार जैश मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा अधिकारियों के जांच के बाद क्या खबर सामने निकल कर आती है। लेकिन इसी बीच चौंका देने वाला एक्शन दोस्तों, लाल किले के पास धमाके के बाद आरएसएस मुख्यालय एनएसजी डोभाल और हिंदू एकता यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सूत्रों के मुताबिक लाल किले पर हुए धमाके के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही हिंदू एकता यात्रा की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी अभी इस यात्रा पर नजर रख रही है। ये यात्रा 7 अक्टूबर को दिल्ली के छतरपुर से प्रारंभ हुई थी। इस सप्ताह यात्रा का समापन वृंदावन में होगा। वहीं दोस्तों धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में हुए धमाकों के बाद स्थिति का जायजा लिया। अमित शाह जी भी घटनास्थल पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अमित शाह जी ने कहा कि एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी से भी बात की है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। बयान के बाद अमित शाह जी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। एलएनजेपी में घायलों से मिलने के बाद अमित शाह जी ने बताया कि इस धमाके पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक बुलाई गई है। देखना यह होगा कि बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं दोस्तों। यानी आला अधिकारियों के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह जी अहम मीटिंग कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, विदेशी मीडिया में पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा कि ब्लास्ट ने भारत को हिला डाला। वहीं बीबीसी मीडिया ने लिख दिया कि भारतीय कैपिटल धमाके से दहल उठी। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मीडिया की बात करें इस हमले के बाद, इस ब्लास्ट के बाद, तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। इस धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि भारत ने उल्टा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इसके पीछे भी पाकिस्तान को ही कन्विक्ट बता दिया। हालांकि ये कहने की बात नहीं है कन्विक्ट कौन है, सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों आप क्या इस पर जवाब देना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कन्विक्ट को पकड़ करके उसको मौत की सजा दी जानी चाहिए, अगर ये आतंकवादी इसके पीछे जो भी है वो पाकिस्तान में या किसी भी देश में बैठा है उसको घुसकर मारा जाना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस मुद्दे पर दोस्तों रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा आज हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान को लगा बहुत बड़ा झटका। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों पर किया कब्जा। टेंशन में आए शहबाज मुनीर। जी हां, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उसने सार्वजनिक रूप से भारी हथियारों का प्रदर्शन किया है और बन्नू वजीरिस्तान सीमा पर कई चौकियां भी स्थापित की हैं। इससे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में टीटीपी लड़ाकों को कई मुख्य सड़कों गाड़ियों की जांच करते और लोगों के पहचान पत्रों को देखते हुए देखा जा सकता है। कुछ क्लिप में टीटीपी लड़ाकों को हथियारों की नई खेप के साथ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर और अधिक हमले का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इन नए घटनाक्रमों ने पाकिस्तानी सेना की चिंता को बढ़ा दिया है। टीटीपी 2021 के बाद से अपने फिर से उत्थान के बाद से कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में सक्षम रहा है। कई विश्लेषकों
निरीक्षकों और क्षेत्रीय निगरानीकर्ताओं ने हाल के महीनों और वर्षों में खैबर पख्तूनख्वा में कई झड़पों, सड़क किनारे हमलों और आतंकवादी चौकियों की स्थापना की जानकारी दी। तो वहीं आपको बता दें, ईरान और अफगानिस्तान ने क्या किया ऐसा कि परेशान होगा पाकिस्तान। मध्यपुर में भारत की बल्ले बल्ले तय मानी जा रही है। दरअसल अफगानिस्तान के तालिबान शासित इस्लामिक अमीरात और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास को लेकर बैठकें की हैं। इस बैठक में ईरान में अफगानिस्तान के राजदूत मौलवी फजल मोहम्मद हक्कानी और चाबहार बंदरगाह के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सईद अरबाबी शामिल हुए। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने चाबहार बंदरगाह के जरिए व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की। ये एक ऐसी पहल है दोस्तों जिससे पाकिस्तान का परेशान होना स्वाभाविक है। अभी तक अफगानिस्तान समुद्री रास्ते से व्यापार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था। पाकिस्तान इसका बेवजह फायदा भी उठाया करता था, लेकिन चाबहार बंदरगाह का रास्ता खुल जाने से अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। ईरान स्थित अफगान दूतावास ने बताया कि बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, चाबहार बंदरगाह के भीतर अफगान उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का कार्यालय स्थापित करने, वित्तीय लेन देन को सुगम बनाने के लिए अफगानिस्तान ईरान संयुक्त बैंक की स्थापना, अफगान व्यापारियों को दीर्घकालिक भूमि आवंटित करने और चाबहार मिलक रेलवे परियोजनाओं को अंतिम रूप देने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भारत की बल्ले बल्ले कैसे बता दे, दरअसल भारत ने पिछले साल ही ईरान के चाबहार बंदरगाह का ऑपरेशन संभाला है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान समुद्री व्यापार के लिए चाबहार का इस्तेमाल करता है तो उसकी निर्भरता पाकिस्तान के बजाय भारत पर बढ़ेगी। चाबहार से भारत को भी कमाई होगी और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। भारत इस रास्ते से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि मध्य एशियाई देशों और यूरोप में भी व्यापार को बढ़ा सकता है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, इधर अफगानी विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को जमकर धोया। शहबाज शरीफ को दिखा दी उसकी और पाकिस्तान की औकात। अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने तालिबान पर दबाव डाला था कि वो पाकिस्तान के भीतर शांति की गारंटी दे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए। मुत्ताकी ने कहा वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शांति सुनिश्चित करें, लेकिन उनकी अपनी हरकतें ताकतें हमारे नियंत्रण में नहीं है। मुत्ताकी ने पाकिस्तान को उस दावे को भी खारिज कर दिया कि तालिबान ने अचानक वार्ता से किनारा कर लिया। मुत्ताकी ने कहा कि वार्ता पाकिस्तान की असंभव शर्तों के कारण रुकी थी। मुत्ताकी ने कहा कि अपना घर तो संभल नहीं रहा और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर व्हाइट हाउस में सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा का हुआ भव्य स्वागत, ट्रंप के साथ मुलाकात। किन मुद्दों पर हुई बातचीत बता दें, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में किसी सीरियाई नेता की पहली आधिकारिक यात्रा है, जो कि 1946 में सीरिया की स्वतंत्रता के बाद हुई है। अल शरा ने पिछले साल दिसंबर में बशर अल असद की सरकार को हटाने वाले विद्रोही बलों का नेतृत्व किया था और जनवरी में देश के अंतरिम नेता बनाए गए थे। दोस्तों बता दें कि अल शरा और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई। हालांकि दोनों नेताओं के बीच हुई ये बैठक प्रेस के लिए बंद रखी गई और अल शरा ने व्हाइट हाउस के पश्चिमी प्रवेश द्वार से प्रवेश किया, जो अन्य विदेशी नेताओं के लिए इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों अल शरा खुद चाहते हैं कि अमेरिका और कांग्रेस पुराने प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दें। फिलहाल ट्रंप ने कैसर एक्ट के तहत लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से माफ किया है, लेकिन अस्थायी हटाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। सीरिया के समर्थक और निवेशक मानते हैं कि किसी शर्त के साथ प्रतिबंध हटाना निवेश को रोक सकता है, क्योंकि कंपनियों को डर होगा कि उन्हें बाद में ये फिर से दंडित किया जा सके। वहीं आपको बता दें, रशिया से जंग के बीच जेलेंस्की का भी भड़काऊ बयान, कह दिया मैं नहीं डरता ट्रंप से। ब्रिटेन ने फ्रांस को बता दिया डरपोक। जी हां, रशिया के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वो अन्य पश्चिमी देशों की तरह डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते। उन्होंने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि वॉशिंगटन में उनकी पिछली बैठक अच्छी नहीं रही थी। रशिया ने रविवार को यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर हमला किया था, जिस वजह से कीव के कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई थी। द गार्डियन को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संबंध सुधारने में प्रिंस चार्ल्स ने उनकी मदद की थी। उन्होंने उन दावों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस में ट्रंप ने युद्ध क्षेत्र के नक्शे फेंक दिए थे।
जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यानी ट्रंप ने कुछ भी नहीं फेंका था। अमेरिका और ट्रंप के साथ हमारे संबंध सामान्य हैं। जेलेंस्की ने कहा कि सच ये है कि दुनिया में हर कोई ट्रंप से डरता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भी ट्रंप से डरते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं, तो हमें डर क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप को उनकी जनता ने चुना था, हमें अमेरिकी जनता की ओर से चुने गए राष्ट्रपति का सम्मान करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मुझे अपनी जनता ने चुना है। अमेरिका सदियों से हमारा रणनीतिक साझेदार रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक हेडक्वार्टर पर बम से हमला, राजधानी ढाका में बड़ी हिंसा। दोस्तों, हसीना पर ट्रायल से पहले ही ढाका में हो गया बड़ा धमाका। बता दे, अज्ञात हमलावरों ने सोमवार रात बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक के मुख्यालय के बाहर देसी बम का इस्तेमाल करके विस्फोट कर दिया। ये हमला बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में बढ़ते तनाव के बीच ढाका में हुई छिटपुट हिंसा की कई घटनाओं में से एक था। सोमवार तड़के उपद्रवियों ने मोहम्मद यूनुस के एक सलाहकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान के सामने देसी बम के जरिए विस्फोट किए और राजधानी में 2 बसों को आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि ग्रामीण बैंक और मत्स्य पालन एवं पशुधन सलाहकार फरीदा अख्तर के स्वामित्व वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रवर्ताना के सामने हुई हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मीरपुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने संवाददाताओं से कह दिया कि मीरपुर इलाके में ग्रामीण बैंक के सामने हुई करीब 3:45 के आसपास हुआ जी हां विस्फोट। वहीं बता दें, बांग्लादेश को कट्टरपंथ का नया हब बना रहा है जमात। पूर्व गृह मंत्री ने भारत को चेता दिया। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद नई दिल्ली के ढाका के साथ संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस प्रशासन लगातार भारत विरोधी बातें करता है और उसकी हरकतें भी भारत विरोधी ही नजर आती हैं। इसके अलावा वहां पर जमात के नेतृत्व में लगातार कट्टरपंथ से जुड़ी खबरें भी सामने आती रहती हैं। अब इस मुद्दे पर शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश के गृह मंत्री रहे असदुज्जमा खान कमाल ने भारत और पूरी दुनिया को चेता दिया है। दोस्तों, न्यूज 18 से बात करते हुए कमाल ने कह दिया कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में करीब 10 लाख से ज्यादा छात्रों को कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दे रहा है। इसका इस्तेमाल वो पूरी दुनिया में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए करेगा। कमाल ने कहा कि बांग्लादेश जल्द ही कट्टरपंथ का केंद्र बनने जा रहा है। हमने कभी किसी को भारत और नेपाल से आने वाले छात्रों को कट्टरपंथी बनाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन आज ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे शासन काल में कई छात्र आते थे और हम उन्हें विदेशी मानकर उनका समर्थन करते थे। अब मेरी जानकारी के मुताबिक जमात और वर्तमान सरकार भारतीय छात्रों को कट्टरपंथी बना रही है। जी हां, और भी बहुत सी जानकारी साझा की इन्होंने। दोस्तों, अगली खबर बता दें, ईरान पाकिस्तान की कठोर कार्रवाई, एक ही दिन में जबरन निकाले 12,000 से ज्यादा अफगान शरणार्थी, मदद करने वालों को दी सजा की चेतावनी। जी हां, अफगानिस्तान के लिए एक और मानवीय संकट का दिन रहा जब रविवार को ईरान और पाकिस्तान से 12,000 से भी अधिक अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेज दिया गया। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हामिदुल्लाह फिटरत ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए कह दिया है कि यह निर्वासन अफगान शरणार्थियों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। फिटरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि हाई कमीशन फॉर एड्रेसिंग माइग्रेंट्स इश्यूज की रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि रविवार को कुल 2,194 परिवारों के 12,666 सदस्य अफगानिस्तान लौटे। जी हां, ये लोग ईरान और पाकिस्तान की सीमाओं से निकलकर निमरोज के पुले अब्रेजम, कंधार के स्पिन बोल्डक, हेरात के इस्लाम कला, हेलमंद के बहरामचा और नंगरहार के तुरखम क्रॉसिंग पॉइंट से देश में दाखिल हुए। साथ ही बता दें, इस हद तक गिर जाएगा पाकिस्तान, किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, रशिया में घुसकर डिफेंस तकनीक चुराने की कर रहा था कोशिश, भंडा फोड़ हुआ। जी हां, बीते मई महीने में जंग के मैदान में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने वाला पाकिस्तान अब चोरी पर उतर आया है। अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की नाकामी के बाद पाकिस्तान रशिया में घुसकर डिफेंस तकनीक चुराने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने बीते दिनों पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा चलाए जा रहे एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये नेटवर्क रशिया से वायु रक्षा प्रणालियों की तकनीक की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में इस मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया गया है कि रशिया में एक अभियान के तहत सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी नागरिक को कुछ खुफिया दस्तावेजों की तस्करी करते गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर
बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है दोस्तों। इस दौरान बिहार के करीब 3,70,00,000 मतदाता 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के अन्य राज्यों से जुड़ी सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद भी ये बड़ा फैसला लिया गया। अंतिम चरण के मतदान को लेकर चुनाव के मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मतदान को लेकर ईवीएम डिस्पैच कर दिया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहीं मतदान के लिए ईवीएम के साथ रवाना हुए पीठासीन पदाधिकारी भी इस मतदान को लेकर काफी उत्साहित है। सभी को मतदान केंद्रों के आसपास ही ठहराया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। अंतिम चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। ये सभी नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले हैं। अधिकतर जिले सीमांचल क्षेत्र में आते हैं जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व अधिक है। ऐसे में यह चरण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एक और महागठबंधन अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन पर भरोसा कर रहा है तो वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विपक्ष पर घुसपैठियों की रक्षा का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में जो लोग बिहार से इस खबर को देख रहे हैं या फिर बिहार खबरों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, आप लोगों का क्या अनुमान है दोस्तों? क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है बिहार में? देखते हैं क्या है आप लोगों की राय, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम। दोस्तों इस बयान को सुनने के बाद भड़क उठी समाजवादी पार्टी, कह दिया देशभक्ति थोपी नहीं जा सकती। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने के ऐलान पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कह दिया कि संविधान पसंद की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और देशभक्ति थोपी नहीं जा सकती। यादव ने यहाँ एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया, अगर मैं किसी को लड्डू देना चाहूँ और वो कहे कि उसे केक पसंद है तो क्या मैं जबरदस्ती उसके मुंह में लड्डू डाल सकता हूँ? ये कैसी बात करते हो? यानी कि दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी भड़कती दिखाई दी है। इसका फैसला जनता करे तो ज्यादा बेटर है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या योगी जी का ये फैसला बेहतरीन फैसला है या नहीं, बताना मत भूलिएगा। इसी बीच दोस्तों ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।